नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम वर्ग 8 के अंतर्गत गणित में ज्यामितीय आकृतियों की समझ विकसित करेंगे। ज्यामितीय आकृतियों से आप भली भांति पूर्व परिचित हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियों को आप पहचान पाते हैं। कौन सी आकृति बंद आकृति है, कौन सी आकृति खुली आकृति है, कौन सरल आकृति है, इन सब शब्दों से, तथ्यों से आप पूर्व परिचित हैं। आज की कक्षा में हम लोग विभिन्न प्रकार की और भी ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे बहुभुज वगैरह एवं उसके गुणों पर चर्चा करेंगे। आइए थोड़े जो आप पूर्व में ज्ञान रखे हैं वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। कुछ सीधे सरल आकृतियाँ हम यूं ही बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ भी इस प्रकार का बना दिया। कुछ भी ऐसी आकृतियाँ यदि हम बना रहे हैं, आप जरा इसे देखें, इस प्रकार बना दिया है। ऐसी कोई आकृतियाँ, इस प्रकार की आकृतियाँ हमने निर्माण किया, बोर्ड पर कुछ भी खींच दिए। अब जरा इन आकृतियों के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। इसमें से बहुत सी आकृतियाँ जो हैं वो सरल आकृति के अंतर्गत आती है। ये सब जितनी भी आकृतियाँ आप देख रहे हैं ये सरल आकृतियाँ हैं। लेकिन यदि हम बात करें इस आकृति की, तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें दोनों जो वक्र रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस प्रकार की आकृति को हम सरल आकृति के अंतर्गत नहीं रखते हैं। मिलान हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काट करके अगर आगे बढ़ जा रही हैं तो हम ऐसी आकृतियों को सरल आकृति में नहीं रखेंगे। इसके अलावे आप जितनी भी आकृतियां अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी आकृतियों को हम सरल आकृति कहते हैं। उसके बाद अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सी आकृतियां ऐसी हैं जो क्लोज्ड हैं, बंद हैं, जबकि कुछ आकृतियां खुली हैं। खुली एवं बंद आकृति का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। कैसे पता करते हैं हम लोग? यदि इसके परिसीमा पर कहीं कोई बिंदु लें और किसी एक दिशा में बढ़ते रहे इसके परिसीमा के हिसाब से और पुनः से उसी बिंदु पर आ जाएं, तो हम कहेंगे कि वैसी आकृति बंद आकृति है। जैसे ये एक आकृति है, इसके परिसीमा पर कहीं भी एक बिंदु लेते हैं और किसी एक दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं। परिसीमा के अलॉन्ग विथ, साथ साथ आप पाएंगे कि आप जहाँ से चलना शुरू किए थे वहाँ पुनः पहुँच जा रहे हैं। तो ऐसी आकृति को हम लोग कहते हैं बंद आकृति। और कौन सी आकृति है जो बंद है? जरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल, ये बंद आकृति है। इसके अलावे बाकी जितनी भी आकृतियां हैं वो सब खुली आकृति हैं। यानी हम एक बार फिर से आपको दोहरा दें, इसमें एक आकृति जो है वो सरल नहीं है, अन्य सभी सरल आकृतियां हैं। सरल आकृतियों में भी बंद एवं खुली हैं। तो ये जो आकृति है सरल है परंतु खुली आकृति है। ये सरल है एवं बंद है, ये सरल है एवं बंद आकृति है, और ये आकृति भी सरल एवं बंद है। ये सरल ही नहीं है और ये दोनों खुली आकृतियाँ हैं। आज की कक्षा में जो हम चर्चा करेंगे उसमें चर्चा करने वाले हैं सरल आकृतियों की और साथ ही साथ बंद आकृति की, क्लोज्ड फिगर की। हम ऐसे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में विचार करेंगे जो सरल हो, साथ ही साथ बंद आकृति हो। जैसे ये सब आकृति आप देख पा रहे हैं, इसमें से बहुत सी आकृति को आप पहले से परिचित हैं। जैसे ये ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, ये सब आकृति में इसे कौन सी आकृति कहते हैं? आपको तो नाम भी पता है। बिल्कुल, त्रिभुज कह रहे हैं, और चार भुजाओं वाली हो जाती है तो उसे चतुर्भुज कहते हैं, और ये वृत्त इसका नाम देते हैं। चलिए, पहले से परिचित हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रत्येक एक आकृति पर हम अभी गौर करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ आकृतियों का
पैटर्न बनाएंगे, नमूना बनाएंगे और पता करेंगे कि उसमें कितने भुजा हैं और कितने शीर्ष हैं। हम बात कर रहे हैं भुजा का और शीर्ष का। आप पहले से परिचित हैं। भुजा का मतलब इसका जो साइड है, भुजा जो है, और शीर्ष का मतलब जहाँ पर दो रेखाखंड मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ रेखाखंड है वो भुजा में आएगा, और जहाँ पर दो रेखाखंड आपस में मिल रहे हैं इसे हम लोग शीर्ष का नाम देते हैं। यदि हम इस आकृति की बात करें जिसे आप त्रिभुज नाम दिए हैं, त्रिभुज, इसमें भुजाओं की संख्या 3 है एवं शीर्ष की संख्या भी क्या है, 3 है। और यदि ऐसी कोई आकृति हो, ध्यान दीजिए, तो इस आकृति के अंतर्गत भुजा की संख्या मतलब रेखाखंड की संख्या जिससे वो बना है, सीधी बात है, तो रेखाखंड की संख्या देखिए 1, 2, 3 एवं 4 है। साथ ही साथ वह बिंदु जहाँ पर दो रेखाखंड आपस में मिल रहे हैं जिसे हम शीर्ष कहते हैं, ऐसे ऐसे शीर्षों की संख्या 4 है। यानी हम यदि इधर एक चित्र बनाएं इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, तो इसमें यदि हम आपको कहें कि आप भुजा की संख्या लिखें कितनी है, शीर्ष की संख्या भी आप लिखें कितनी है, ऐसा एक चार्ट आप खुद के अभ्यास पुस्तक पर बनाएंगे, कॉपी पर बनाएंगे, और ऐसी बहुत सारी आकृतियां बनाइए। और साथ ही साथ इसको ज्यामिति में क्या नामकरण किया गया है उसका नाम भी आप लिखें। आप पाएंगे कि ये जो आकृति है इसमें भुजा की संख्या हमने देखा है 3 और शीर्ष की संख्या भी क्या है 3, और नाम हम लोग इसका क्या देते हैं बच्चों, त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला। ठीक इसी प्रकार से यदि इस सरल बंद आकृति की हम बात करें तो इसमें भुजा की संख्या कितनी है 4, और शीर्ष की संख्या भी कितनी है बताइए पहले आप, 4, और इसे हम लोग नाम देते हैं चतुर्भुज। भुजाओं की संख्या हो गई कितनी 4। यदि इस आकृति की हम बात करें तो इसमें जो रेखाखंड का उपयोग किया गया है 1, 2, 3, 4 और 5 रेखाखंड लगे हैं, तो भुजा की संख्या हो गई 5। शीर्ष भी है कितने 5, गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और हम लोग इसका नाम क्या देते हैं पंचभुज। ठीक इसी प्रकार से यदि इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएं हम, तो ये जो आकृति बनी हुई है सरल एवं बंद, इसमें रेखाखंड जो उपयोग में लाए गए हैं उनकी संख्या है 2, 3, 4, 5 और 6, और शीर्ष की भी यदि हम बात करें तो शीर्षों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसका नाम हम लोग देते हैं षष्ठभुज। क्या आप कोई पैटर्न देख पा रहे हैं इसमें? बिल्कुल आपको पता चल रहा होगा। पहला पैटर्न तो ये है कि इस प्रकार से यदि हम भुजा की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो शीर्ष की संख्या और भुजा की संख्या बराबर होती है। साथ ही साथ यदि हम इसके नामकरण की बात करें तो देखिए 3 भुजा वाले को त्रिभुज, 4 भुजा वाले को चतुर्भुज, 5 को पंचभुज, षष्ठभुज, ऐसे बढ़ के अगर 7 भुजा हो जाए तो सप्तभुज, 8 भुजा अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, और इसी प्रकार से आकृतियां बढ़ती जाएगी। यदि हम कहें n भुजा वाले या n शीर्ष वाले, तो भुजा और शीर्ष दोनों की संख्या प्रत्येक स्थिति में आप क्या देख रहे हैं बराबर ही होता है। तो इस स्थिति में जो भी आपका आकृति बन रहा है उसे हम लोग n भुज कहते हैं। 8 भुज, 9 भुज, 10 भुज, 12 भुज, जो भी हो जाए। ये जो आकृति आपका हुआ n भुज या चतुर्भुज या पंचभुज या त्रिभुज, इन सभी को हम लोग बहुभुज के अंतर्गत रखते हैं, जिसकी आज हम लोग समझ बना रहे हैं। बहुभुज, पॉलीगोन।
आशा आप समझ पा रहे होंगे बहुभुज क्या होता है। तो ज्यामिति के अंदर सरल रेखाओं से बनी हुई जितने भी सरल बंद आकृति है उन सबको बहुभुज के अंतर्गत रखा जाता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चार भुजा वाला हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो या कितना हो भुजा वाला हो, अलग अलग भुजा वाले सबको हम बहुभुज कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं बहुभुज के विकर्ण की। विकर्ण शब्द आप सुने हैं, कैसे बनता है विकर्ण? बहुभुज के विकर्ण किसी भी आकृति में दो लगातार शीर्षों को न मिलाकर बाकी शीर्षों को यदि मिलाया जाए तो उससे विकर्ण का निर्माण होता है। जैसे हम यदि कह रहे हैं कि ये चतुर्भुज का आकार है, नाम इसका हम दे रहे हैं ABCD। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर शीर्ष है आपका A, B, C और D। आसन्न शीर्ष आप समझ रहे हैं, D का आसन A है और D का आसन C है। आसन्न को छोड़कर बाकी जो बच गया उस शीर्ष से यदि इसे मिला दिया जाए, ठीक इसी प्रकार से एक और बनेगा A और C। तो ये जो बन रही है सरल रेखा, इसे ही हम लोग विकर्ण कहते हैं। यानी इस आकृति में चतुर्भुज में चार भुजा वाले में विकर्ण की संख्या कितनी आ रही है? 2। यदि हम बात करें त्रिभुज की तो आप क्या करें कि एक त्रिभुज का चित्र बनाएं और उसके विकर्ण बनाने का प्रयास करें। चलिए हम लोग इससे आगे वाली भुजा की जो बहुभुज है उसके विकर्ण ढूंढते हैं। यदि हम एक 5 भुजा वाली आकृति बनाएं बच्चों, 2, 2, 4, 1, 5, इसका भी यदि हम नाम दें A, B, C, D और E और देखें कि इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं। हमने कहा विकर्ण कैसे बनता है, बहुत आसान प्रोसेस है। दो लगातार शीर्षों को नहीं बल्कि उन्हें छोड़कर बाकी जो शीर्ष हैं उसे यदि मिला दिया जाए तो इस प्रकार से विकर्ण का निर्माण हो जाएगा। और बनाइए, D से यदि बनाएंगे तो कहाँ कहाँ बनेगा देखिए, DA और DB। E से देखिए C का मिला हुआ है, E से B का एक विकर्ण बनेगा। A से यदि हम बात करें दोनों जगह मिला हुआ है, B से भी मिला हुआ है। इस प्रकार इसमें विकर्णों की संख्या हो गई कितनी? 1, 2, 3, 4। ध्यान दीजिए कौन कौन है? BD, AD 2 विकर्ण, B 3 विकर्ण, C और A कुल मिलाकर इसमें विकर्ण बने हैं आपके कितने? 5 विकर्ण बन रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इस प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। यदि हम एक षष्ठभुज की रचना करें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, आप अपनी कॉपी पर इसे बनाएं खुद से, 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, और उसके विकर्णों को ढूंढने का प्रयास करें कि कुल कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। यदि हम नामकरण इसका करें ABCDEF, विकर्ण बनाना बहुत ही आसान है। आप जिस भी शीर्ष को लीजिए उसके सटे 2 शीर्षों को छोड़ दीजिए और बाकी जो शीर्ष हैं वहाँ पर आप विकर्ण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब D से करेंगे, अभी तक कितना शीर्ष हो गया? 3 हो गया। चलिए ठीक है, अब जब D से करेंगे तो कौन बनेगा? 1, 2 और ये एक 3। उसी प्रकार यदि हम C से करें तो ध्यान दीजिए CE तो बना हुआ है, एक बनेगा CA और एक बनेगा आपका CF, यानी कि 2 विकर्ण। उसी प्रकार यदि B से हम बनाना चाहें तो BD, BE बना हुआ है पहले से, एक बनेगा आपका कौन? BF, 1 विकर्ण। उसी प्रकार यदि आप A से देखें तो देखिए पहले से 3 विकर्ण बना हुआ है। F से देखें
इससे भी 3 विकर्ण बना हुआ, अर्थात पूरी तरह विकर्ण बन गया और विकर्णों की कुल संख्या आ गई आपको 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9। ध्यान दीजिए, जब हमारी भुजाओं की संख्या 3 है यानी त्रिभुज है तो उसमें क्या विकर्ण बना था बच्चों? एक भी नहीं। जब भुजाओं की संख्या 4 है तो आपका विकर्ण बना है 2। जब भुजाओं की संख्या 5 है तो विकर्ण बने हैं 5, और जब भुजाओं की संख्या 6 है तब विकर्ण बने हैं 9। अब जरा देखिए, क्या आप इसमें कोई पैटर्न देख पा रहे हैं? खुद से ढूंढने का प्रयास कीजिए ताकि अधिक से अधिक भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण आप आसानी से निकाल सकें। हम लोग विकर्ण बनाना और उसकी संख्या ज्ञात करना सीखे हैं। आप इस आकृति को थोड़ा और आगे बढ़ाकर जरूर अभ्यास करें। बच्चों आइए एक बहुभुज बनाते हैं किसी भी प्रकार का। ये एक सरल बंद आकृति है। आप जान गए हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। कोई भी सरल बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। उसमें शीर्ष की संख्या भुजा की संख्या बराबर होती है। विकर्णों की संख्या आप देख पा रहे हैं, त्रिभुज में 1 भी नहीं, चतुर्भुज में 2, पंचभुज में 5 और षष्ठभुज में 9, और इस प्रकार विकर्णों की संख्या बढ़ती है। हम आपसे आशा करते हैं कि इसे आप बढ़ाकर 8 भुजा 9 भुजा तक ले जाइए और एक रिलेशन ढूंढने का प्रयास कीजिए खुद से और मित्रों की सहायता से। आइए हम लोग आगे चलते हैं। ये एक बहुभुज है। यदि हम कुछ डॉट इधर उधर दे दें, ध्यान दीजिए, बहुभुज के अंदर बाहर, तो ये जो डॉट आपको अंदर में दिख रहे हैं ये सब, ये वाला भाग अभियंतर का भाग कहलाता है। अभियंतर। यदि इसका हम नामकरण करें 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 से लेकर 5 तक जो डॉट्स हैं वो बहुभुज के इंटीरियर में है। अभियंतर का मतलब होता है इंटीरियर ऑफ पॉलीगॉन। कुछ बिंदु, कुछ जो आप देख रहे हैं, मान के चलिए इसका नंबर देते हैं 6 और 7, तो बिंदु 6 और 7 जो है वो बहुभुज के बाहर में स्थित है, तो इसे हम कहते हैं कि ये बहिर्भाग में है यानी एक्सटेरियर में है। आप पहले भी त्रिभुज चतुर्भुज के लिए ऐसी बातें देखे होंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी बहुभुज के कुछ पार्ट अभियंतर में होता है और कुछ भाग बहिर्भाग में होता है। यदि इस लाइन पर रहेगा तो हम कहेंगे कि वो परिसीमा पर है। जैसे यहाँ पर यदि एक बिंदु हम कह दें 8 कि ये कहाँ है, अंदर या बाहर, तो हम कहेंगे कि ये ना अंदर है ना बाहर है, ये कहाँ है, परिसीमा पर है, बाउंड्री लाइन पर है। इस प्रकार हम लोगों ने बहुभुज के अंदर और बाहर के भाग को जाना। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बहुभुज के प्रकार के। आइए कुछ बहुभुज का चित्र हम बनाते हैं। ये एक बहुभुज है, आप जान गए हैं, बहुभुज पहचानना हम लोग सीखते हैं। सरल बंद आकृति जो भी है वो सब बहुभुज के अंतर्गत आता है। ये देखिए, ये सब बहुभुज है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें कुछ बहुभुज उत्तल कहलाते हैं और कुछ बहुभुज अवतल हैं। अब उत्तल और अवतल को कैसे पहचानेंगे, आइए हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो बहुभुज है ये उत्तल है, ये बहुभुज भी उत्तल है, लेकिन ये बहुभुज अवतल है। कैसे पहचान करेंगे, ध्यान दीजिए, यदि हम इसके विकर्ण बनाएं बहुभुज के और वो विकर्ण अभियंतर में हो, अंदर में ही हो, तो उसे हम उत्तल बहुभुज कहेंगे। लेकिन ऐसा कोई बहुभुज जिसका कोई विकर्ण बाहर में हो या विकर्ण का कोई हिस्सा बहिर्भाग में पड़ता हो तो उसे हम अवतल कहेंगे। जैसे ये जो आकृति है आपकी, यदि हम बात करें कि ये ABCDE है और ई शीर्ष से यदि हम विकर्ण बनाएं तो लगातार को छोड़ दीजिए, बाकी जो विकर्ण आपका बनेगा
ईसी, इसे जरा देखिए, ये आपके बहुभुज के किस भाग में है? बहिर्भाग में है। तो हम कहेंगे कि ये वाली आकृति अवतल आकृति है। एक बार पुनः से ध्यान दीजिए, बहुत है आसान पहचानना। कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज सब उत्तल बहुभुज, इसके बाद की आकृति जो है उसके विकर्ण आप बनाएं। यदि सभी के सभी विकर्ण अंतः भाग में हो, इंटीरियर में हो, तो उसे हम उत्तल कहेंगे। लेकिन वैसा कोई बहुभुज जिसका कोई एक भी विकर्ण बहिर्भाग में हो या उस विकर्ण का कुछ हिस्सा भी बाह्य भाग में पड़ रहा हो, तो उसे हम अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे यदि हम सी से ए को मिलाएं, जरा ध्यान दीजिए, सी से ए की ओर एक विकर्ण बनाएं, तो इसका कुछ हिस्सा तो अंदर में पड़ेगा, लेकिन कुछ हिस्सा आपके बहिर्भाग में है। तो विकर्ण का यदि थोड़ा भी हिस्सा बाहर आ जा रहा है या पूरा का पूरा विकर्ण बाहर आ जा रहा है, तो ऐसे बहुभुज को हम अवतल बहुभुज कहते हैं। और बाकी जो बच गए सबके सब उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। आशा है आप स्पष्ट हो गए होंगे उत्तल और अवतल बहुभुज। इसके अलावे इसमें एक शब्द है समबाहुभुज और विषम बहुभुज। ध्यान दीजिए, वैसे उत्तल बहुभुज जिसमें या वैसे बहुभुज जिसके भुजा एवं कोण का मान समान हो, बराबर हो, भुजाएं बराबर बराबर हों एवं अंतः कोण भी बराबर बराबर हों, तो वैसे बहुभुज को हम सम बहुभुज का नाम देते हैं। जरा फिर से समझ लीजिए, सम बहुभुज की बात हम कर रहे हैं। सम बहुभुज किसे कह रहे हैं बच्चों? ऐसा बहुभुज जिसके भुजा एवं अंतःकोण समान हों, सब बराबर बराबर हों, तो उसे हम लोग सम बहुभुज कहते हैं। और वैसा बहुभुज जिसके भुजा एवं अंतःकोण बराबर ना हो, अलग अलग माप के हों, तो उसे हम बाकी सबको विषम बहुभुज कह देंगे। जैसे आप ध्यान लगाइए, समबाहु त्रिभुज, याद होगा आपको, आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। समबाहु त्रिभुज कैसे त्रिभुज को कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, साथ ही साथ इसका प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का होता है बच्चों? 60 डिग्री का। यानी एक ऐसा बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं एवं अंतः कोण का मान भी बराबर है, तो उसे हम लोग सम बहुभुज के अंतर्गत रखेंगे। ऐसी आकृति आप देखे होंगे वर्ग। वर्ग कैसी बहुभुज को कहते हैं? वर्ग के भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं एवं प्रत्येक अंतःकोण का मान 90 डिग्री समकोण होता है, तो ये भी आपका सम बहुभुज के अंतर्गत आएगा। इसके अलावे वैसी आकृति जिसकी भुजा एवं अंतःकोण सभी बराबर नहीं हो, उसे हम लोग विषम बहुभुज के अंतर्गत रखते हैं। तो बहुभुज के प्रकार आपको स्पष्ट हो गए होंगे, कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन सम है और कौन विषम है। अब इसके बाद हम लोग बहुभुज के अंतःकोणों की बात करेंगे कि उनका अंतःकोणों का योग कितना होता है। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो माप है उसका योग कितना होता है। तो सबसे सरल बहुभुज, सबसे स्टार्ट में जो आपने पढ़ा है, त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी है। जैसे हम ले लेते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आपको तो पता है कितना होता है? 180 डिग्री अथवा 2 समकोण। जब त्रिभुज का हमें पता है तो हम किसी भी बहुभुज का ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? बहुभुज को हम लोग त्रिभुज में बांट लेंगे और बांटने के बाद उनके कोणों को जोड़ लेंगे। जैसे हम यदि कहते हैं कि एक चतुर्भुज है, चलिए, तो इस चतुर्भुज को हम कितने त्रिभुज में बांट सकते हैं? यदि एक विकर्ण खींच लें तो आप देखिए कि इसमें 2 त्रिभुज बन गया। और यदि इस त्रिभुज का हम कोणों का नाम दे दें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ध्यान दीजिए, तो इस पूरे बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होगा, कोण 1 + 2
+3 +4 +5 +6 सबको मिलाकर होगा। यानी इसके अंतः कोणों का जो योग होगा उसे हम इस प्रकार कर सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5, कोण 3 प्लस कोण 4 और कोण 6। और इस प्रकार आप पाएंगे कि इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, अर्थात दो समकोण बनेगा, यानी कि 4 समकोण। अर्थात इसके अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 4 समकोण के बराबर। ठीक इसी प्रकार से कोई भी बहुभुज हो तो आप उसे क्या करें, त्रिभुज में बांट दें और वहां से उसके अंतः कोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक और आकृति हम बनाते हैं, पंचभुज। एक, दो, तीन, चार, पंचभुज। अब यदि हमें ज्ञात करना है कि इसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो आइए हम बना लेते हैं, इसे त्रिभुज में बांट लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज बन गया, 2 बना और कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 1, 2 और 3। इन तीनों त्रिभुजों का, चूंकि 3 त्रिभुज हुआ है और एक त्रिभुज में 2 समकोण होता है, तो हो जाएगा कुल मिलाकर के 6 समकोण, अर्थात 540 डिग्री, 6 समकोण। और इसी प्रकार आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं, एक षष्ठभुज बनाइए, सप्तभुज बनाइए और देखिए कि उसे कितने त्रिभुजों में बांटा जा सकता है। बांटने के बाद जितने त्रिभुज में बनेंगे, एक त्रिभुज का मतलब 2 समकोण, तो उतना से गुना कर दीजिए, आपको उसके अंतः कोणों का योग ज्ञात हो जाएगा। अब इस बात को थोड़ा हम और इस प्रकार से लिखें और इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करें। अभी हम बात कर रहे हैं आकृति की, कि कैसी आकृति ले रहे हैं और उसमें भुजा की संख्या कितना है, और उस भुजा के हिसाब से उसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। या आप ऐसा कहें कि उनके अंतः कोणों का योग कितना हो रहा है, भुजा की संख्या, और लिखिए आप सीधे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। आइए हम प्रयास करते हैं पता करने का। जैसे पहली आकृति आपने लिया था त्रिभुज, और त्रिभुज में भुजा की संख्या कितनी है, 3, और इसमें त्रिभुज कितना बना है, एक त्रिभुज बना है, और एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हो रहा है आपका 180 डिग्री, अर्थात 2 समकोण। हम कह सकते हैं 3 - 2 गुना 180 डिग्री। 3 - 2 इसीलिए कि बने त्रिभुजों की संख्या 1 है, तो 1 लाने के लिए हमने 3 में से 2 घटाया, और एक त्रिभुज का मतलब 180 डिग्री। लेकिन जब इसे हम चतुर्भुज कर दे रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, चतुर्भुज, जिसमें भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और चतुर्भुज में देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज, तो हम लोग 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या 2 त्रिभुज बनेगा, और गुना 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से इसे हम यदि और आगे बढ़ाएं, पंचभुज तक चलें, तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 5, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और त्रिभुज कितने बन रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, 3 कैसे आए हैं, 5 - 2 गुना 180 डिग्री। आप देखिए जरा कोई पैटर्न दिख रहा है आपको, हर बार क्या हो रहा है, भुजाओं की कुल संख्या से 2 घट रहा है और उतना गुना 180 डिग्री। 180 क्यों, क्योंकि वो त्रिभुज की संख्या निकल जा रही है और एक त्रिभुज में 2 समकोण। यदि इसी प्रकार इसे हम और आगे यदि बढ़ाएं, इसे हम यदि षष्ठभुज तक ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, भुजा की संख्या 6 एवं अंतः कोणों का मान इसी प्रकार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना 180 डिग्री। इस प्रक्रिया को आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसे आप ले सकते हैं n भुज तक। यदि n भुज की हम बात करेंगे तो इसमें भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी, n, और जब भुजा की संख्या n हो जाएगी तो उसमें बने त्रिभुज की संख्या इसी प्रकार हो जाएगी n - 2 गुना 180 डिग्री।
अर्थात n के जगह पर कितना हो भुजा का रहे, 10 भुजा का, 12 भुजा का, 15 भुज है, तो हर बार आपको त्रिभुज नहीं बनाना पड़ेगा। आप इस पैटर्न पर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? उतना -2 गुना 180 डिग्री। तो ये एक फॉर्मूला का भी शकल ले लिया। फॉर्मूला क्या हो गया? आप कह सकते हैं कि n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो उसको एक सूत्र का रूप आप दे सकते हैं, n-2 गुना 180 डिग्री। इस प्रकार से देख लीजिए, एक सूत्र भी हमें प्राप्त हो गया और आप समझ भी गए हैं कि सूत्र रटने की जरूरत नहीं है। कितना हो भुजा वाला रहे, निकालने के लिए उसमें से 2 घटाइए और उसको 180 डिग्री से गुना कर दीजिए। आपको अंतःकोणों का योग आसानी से ज्ञात हो जाएगा। लेकिन आप इस प्रक्रिया को रफ वर्क जरूर करें, इसे और आगे जरूर बढ़ाएं। अब इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न आपके पुस्तक में दिए गए हैं, उसे आप बना जाएं। हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक हम लोग बहुभुज को पहचान पाए हैं, उसके प्रकार को देखे हैं एवं उसके अंतःकोणों का योग सीखे हैं। जब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तो हम बात करेंगे इसके बाह्य कोणों का, उसका योग कितना होता है। साथ ही साथ इस पर आधारित और भी विभिन्न प्रकार के कई प्रश्न हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। आपसे बहुत आशा है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को पूरा बनाकर समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। तब तक आप खूब अभ्यास करते रहिए एवं खूब खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।